हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर, रिलीजन और कास्ट और कम्युनलिज्म। इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की, क्योंकि ये जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सही माइंडसेट और एक सच्चा इंसान बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेंडर या फिर कास्ट या कम्युनलिज्म, रिलीजन होता क्या है बहुत पैमाने में। ठीक है। तो इस चैप्टर को कोशिश कीजिएगा आप ज़्यादा डीप में ना पढ़ें, और मैं इस वीडियो के आखिरी में पिछले 5 साल में जितने क्वेश्चन हैं सब बता दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर को समझना इस एज के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं जितना ऊपर ऊपर से आपको समझा सकता हूँ समझा के निकालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। वेलकम टू माई चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर द सपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी एक ही वर्ड है। तो ये जो होता है ये सोशल हायरार्की के बेसिस में है। इनकम पैरामीटर, तो ये सोशल हायरार्की है क्या सर? एक्चुअल में जो इनकम, हम क्या करते हैं सोसाइटी को ना, जो हायर सोसाइटी क्या करती है, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट आर काइंड, दे आर आल्सो साइंटिस्ट, दे इन्वेंट टर्म्स रिलेटेड टू सोसाइटी। सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो आइडेंटिटी या फिर जो ग्रुपिंग या फिर हायरार्की बोल सकते हो आप लोग, ये हायरार्की अलग अलग पैरामीटर्स में डिसाइड की जाती है। वन ऑफ द पैरामीटर जो सबको पता है वो है इनकम पैरामीटर। तो ये इनकम पैरामीटर में हम कैसे करते हैं डिवीजन? लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, रिच, मॉडरेट रिच, पुअर। तो और कैसा पैरामीटर होता है? पैरामीटर फिर डेवलपमेंट कंट्रीज भी यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप। तो अलग अलग चीजें पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे आज हम। तो जेंडर इनइक्वालिटी देखो, अच्छे समझने की कोशिश करो जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में कि जेंडर इनइक्वालिटी होता क्या है। For example, there are two types of gender, basically now three types. Now we will studying only about men and women now. तो ये जेंडर इनइक्वालिटी तो आपको दिख ही जाता होगा नॉर्मल, जितने भी मेल हो या फिर जैसे हो, कि लड़कों को देर तक घर से निकल सकते हैं, लड़के घूम सकते हैं, लड़के जो चाहे वो कर सकते हैं। यह जेंडर इनइक्वालिटी है। और क्या है? और मैन और वुमेन का जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ यहाँ पे नहीं देखा गया। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया में बात करूँ, तो अगर मैं सिर्फ एक एज के बारे में इनइक्वालिटी बताऊं, तो 18 प्लस के बाद अब ज्यादातर लोग जॉब करते हैं। जॉब में इनइक्वालिटी है ही नहीं, इनइक्वालिटी है सॉरी। जैसे वुमेन को सेम काम करने के लिए जो पेमेंट है या फिर वेज है वो कम मिलता है एज कंपेयर टू मैन, ये एक डाटा है। अरे एक्चुअल भी सही है कि मेंस को, हमको ही पता है कि मैन को ज्यादा पेमेंट मिलता है वही काम जो वुमेन करती है, सिर्फ इस बेसिस में कि फिजिकली मैन स्ट्रांग है। अरे तो काम तो मेंटल से होना, फिजिकल से थोड़ी। यू आर नॉट प्लेइंग WWE है तो भी। और यहां तक कि सरकार ने एक्ट भी बनाया 1976 में ना, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। और इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर दे शुड बी पेड द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव डन, इररिस्पेक्टिव दे आर मेल और फीमेल। बट ये फॉलो नहीं होता। प्राइवेट जॉब्स में ये कम देखना मिलता है। और ये सब का बताऊं, मैं रिलेशन बताऊं कि प्राइवेट जॉब में क्यों ये सब। ये लिटरेसी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक इन सब इस चैप्टर को समझने के लिए तो लिटरेसी लेवल आपको बहुत हाई रखनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। फिर दूसरा चीज, मैन और वुमेन का अगर लिटरेसी लेवल की अगर मैं बात करूं, तो नहीं में डाटा तो हर 2 साल में चेंज होते रहता है। नहीं में मेरे को तो आराम से इनको पता है 22% का तो डिफरेंस आ ही जाएगा। क्योंकि वुमेन्स को फैमिलीज जो होती हैं वो प्रीफर नहीं करती हैं कि एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन दिया जाए। ज्यादातर ये देखा जाता है कि मैक्सिमम वुमेन्स की जो मैरिज एज होती है वो 23 हो जाती है। और वही मैन 25 तक पढ़ाई करता है, 26 में जॉब करता है, 30 में शादी। तो कंपटीशन, फेयर कंपटीशन यहाँ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे आप बहुत कम एज में ही जब जॉब करने की बारी आती है या फिर सोसाइटी को समझने की बारे में आती है, तब आप मैरिज करा देते हो कम एज में। यहाँ तक इंडिया में तो पहले 14 एज में शादी हो जाती थी मैरिज की, जिससे उनका हेल्थ बहुत खराब हो जाता था, जिसके कारण फीमेल। और हाँ, जेंडर इनइक्वालिटी इतना खतरनाक है कि
फीमेल इन्फेंटिसाइड तो नाम सुने ही होगे, मतलब अगर बच्चा बेटी है तो अटैक कर देना, फिर मार देना, ये सब चीजें इंडिया में प्रिविलेंट है। तो इसके कारण ऑफ कोर्स क्या हो चुका है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो चुका है मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में। मेन स्ट्रीम में बोल रहा हूं, बाकी जगह पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, जॉब प्राइवेट जॉब में जाओ सब जगह आपको हो जाती है, मगर मेन स्ट्रीम में इनका पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया। और ये मेन स्ट्रीम पता है क्या है? लॉ मेकिंग। मैं एक चीज डाटा थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो सिर्फ 22 MP थी इंडिया में। आज 70 साल बाद 66, मतलब 70 साल में आधे लोग भी MP नहीं बने फीमेल में। जब तक ये मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे नहीं तो लॉस कैसे वुमेन ओरिएंटेड होंगे? ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट या फिर जो मेल्स हैं वो लॉस सही नहीं बनाते इनके लिए, नहीं। अभी पहले के हिसाब से अभी तक बहुत अच्छे लॉस बन चुके हैं और बहुत अच्छी बातें हो चुकी है, मगर अगर वुमेन ही अपने लॉस बनाएगी तो वो बाई और प्रो और कॉन्स पूरे अच्छे समझ पाएगी और लॉस बहुत इफेक्टिव होंगे, वर्किंग होंगे। इसलिए नेशनल कमीशन बना है वुमेन्स के लिए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा वर्किंग कर रहा है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स जो है वो ये सब देखता है कि वुमेन्स के साथ कहीं अत्याचार या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। मगर ये क्या होता है, ये इनके जो टोल फ्री नंबर होते हैं वो ऑफकोर्स अवेलेबल रहते हैं, मगर क्या होता है इंडिया इतना बड़ा है ना कि इनके तक जो केस है पहुंचते पहुंचते तक एक नॉर्मल लड़की थोड़ा सा मतलब सोचती है कि क्या ही बताना, क्या ही करना, ऐसा टाइप का रहता है, ये रहता है। अब वुमेन ओरिएंटेड लॉज होंगे MP। मैं एक और चीज बता रहा हूं, सबसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ एवरी कोर्ट, द हेड जज ऑफ द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नेवर बीन अचीव्ड बाय अ वुमेन। वुमेन कोई भी औरत आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी थी। तो जब भी इनके पास केस आता है, मैं ये नहीं बोल रहा पूरे वीडियो में कि भाई हम मेल जो है वो नहीं करते, नहीं। वुमेन्स अपने लॉज अगर जिस दिन बनाएंगी, जितना इफेक्टिव लॉज बनाएंगी वो मेल्स नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग हैं। तो सर तरीका क्या है? सबसे पहला लिटरेसी लेवल बढ़ा, क्योंकि लिटरेसी लेवल जब मैच खाएगा, और लिटरेसी लेवल कैसे बढ़ाया जाता है कि फैमिलीज जो है वो ये देखती है कि वो ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहती अपनी बेटी की शादी के लिए, क्योंकि वो दूसरे घर चलाएगी, एक्सपायर खाना ढिंगारी था। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम अगर 2 डॉटर है तो 1 डॉटर की फीस माफ कर देंगे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल या कॉलेजेस में चलता है ये स्कीम। फिर रिजर्वेशन रहते हैं इनके लिए। दूसरा, इनको लॉ ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़े करके डिसेंट्रलाइजेशन, जो हमारा वर्ड था, जो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट था हमारा, उसमें हमने इनको जोड़ा है। हमने पंचायत सिस्टम में 1/3 सीट्स गवर्नमेंट ने रिजर्व किए इनके लिए, ताकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़े। स्कीम्स लेके आया गया है इनकी हेल्थ कंडीशंस के लिए, ताकि क्योंकि ये घर का काम करती हैं तो इनको LPG सिलेंडर प्रोवाइड किया जा रहा है, जिनसे इनका अलग से कैपेसिटी बढ़े। इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, जितना ज्यादा सिलाई बुनाई का काम हो सके उतना ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के बैंक से लोन कम इंटरेस्ट में दिया जा रहा है, ताकि वुमेन्स भी बिजनेस करें और वो अपनी इंपॉर्टेंस जितना जल्दी हो सके समझे। तो ये वुमेन्स का। अब धीरे धीरे हम सब एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, जिसमें से एक जो मेरा टॉपिक है वो हो गया रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो यहां क्लियर कट दिख सकता है, विदाउट रिलीजन, जो मैंने लिखा है वही है, विदाउट रिलीजन आप पॉलिटिक्स सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रिलीजन पहले आया, पॉलिटिक्स बाद में आया। रिलीजियस सेक्रेट बुक्स में जो मॉरलिटी और एथिकल वैल्यूज लिखी गई है ना, अगर वो जिस दिन पॉलिटिक्स में लग गई ना, उस दिन आप एक अलग ही डेवलपिंग नेशंस की बिल्ड होते हुए देखोगे नींव। क्योंकि रिलीजियस सेक्रेट बुक्स में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई है और बहुत सारे प्रेजेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हम बहुत ज्यादा बुक प्रीफर करते हैं। तो ये जो रिलीजन वर्सेस पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि रिलीजन हैज गिवन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हैज नॉट गिवन रिलीजन। तो आज एट प्रेजेंट सोसाइटी में देखा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा रिलीजियस इश्यूज लेके आ रहे हैं इन ऑर्डर टू डिसआर्म द गवर्नमेंट, द वर्किंग गवर्नमेंट, और बहुत सारी चीजें। रिलीजियस इशू को इतना ज्यादा हाइप कर दिया जा रहा है कि जिसके कारण जो
कॉम्युनलिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कॉम्युनलिज्म मतलब अपनी कम्युनिटी को सुपीरियर मानना है कंपेयर टू अदर प्रॉपर्टी, ये बढ़ जा रहा है। कम्युनलिज्म से कास्टिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये सब देखने सीख मिल रहा है। अब ये रिलीजन वर्सेस पॉलिटिक्स, गांधी जी जैसे बोले हैं कि आप इंडिया जैसी कंट्री जो कि एक कल्चरल रिलीजियस हेरिटेज है, वहां पे अगर आप रिलीजन, किसी एक रिलीजन को प्रमोट करोगे तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री वहां के लोगों से बनता है, वहां की उनकी आइडेंटिटी से तो नहीं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री, बी आर अम्बेडकर जी ने बोला। सेकुलर मतलब हर रिलीजन की इज्जत करते हैं, मगर वो किसी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम एक सेक्युलर है। किसी हर रिलीजन को मानते हैं, मगर कंट्री का खुद का कोई रिलीजन नहीं। व्हाट इज द रिलीजन ऑफ इंडिया? नथिंग। ठीक है, तो गांधी जी ने बहुत सारी चीजें बोली। गांधी जी ने भी बोला कि रिलीजियस की जो रिलीजन जो है वो लॉ मेकिंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लॉ मेकिंग जो होती है वो रिलीजियस तक नहीं शुरू रहती। जैसे आज की जो हमारी गवर्नमेंट है, या फिर जब भी हमारी गवर्नमेंट रही है, जब से हमारी गवर्नमेंट है, जिसकी भी है, XYZ इंसान की, आप एक चीज देखेंगे कि लॉ कभी रिलीजन ओरिएंटेड था ही नहीं। हर लॉ जो है वो सब के लिए। तो हम डेवलप हो रहे हैं इस इशू में कि रिलीजन हमको उतना ज्यादा इंक्लूड नहीं करना अपने लॉ मेकिंग में, हम एक्सक्लूड करेंगे, हम लोगों का सिर्फ उनके कंपटीशन के बेसिस में लेंगे। मगर एट प्रेजेंट लोग तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सब चीजें कम्युनल राइट्स में दे रही है, क्योंकि कोई कोई जो हेट स्पीच फैलाते हैं, हेट स्पीच एक प्रकार का वर्ड है जो यूज किया जाता है पॉलिटिशियंस या फिर सिविक्स में, कि हेट स्पीच मतलब होता है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल को किसी के अगेंस्ट करने को हेट स्पीच बोलते हैं। और इसके लिए बहुत सारे प्रॉपर लॉज भी निकल जाते हैं, मगर हर बार इसके अगेंस्ट केस नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता जा रहा है, सोसाइटी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जा रही है। जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि लोग अपने अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण, जैसे फॉर एग्जांपल ए का मान लो एक फैक्ट्री है, वो चाह रहे हैं कि इस फैक्ट्री में सिर्फ ए वाले लोग ही काम करें, मगर ए वाले बोल रहे कि हमको जरूरत ही नहीं है और बी बोल रहे कि हमको जरूरत है, तो वो बी को कम सैलरी में रखता है और वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं रखता है। वो कंप्लेंट कर सकता है, मगर उसकी फैमिली को उसको रखना है, इसलिए वो कंप्लेंट भी नहीं कर पाता। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रिलीजन को इतना ज्यादा इंक्लूड कर दे रहे हो पॉलिटिक्स में कि कम्युनलिज्म तो पार्ट लेगा ही ना, और हेट स्पीच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बहुत दिक्कतें हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन इसका यही है सर, रिलीजन और कम्युनलिज्म का, कि आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी इंसान अगर आपको किसी के बारे में बोलता है तो सबसे पहले आपको ये खुद से पूछना चाहिए कि ये आपको लॉन्ग टर्म में क्या हेल्प करने वाला है। आप कोई भी सेक्रेट बुक देख लीजिए, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। जो ये बुक पढ़ते हो लड़ते हैं नहीं, और जो लड़ते हो पढ़े ही नहीं थे सकते। तो ऐसा बात होता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से हर इंसान को अपने रिलीजन को मानना बहुत अच्छी चीज होती है, विदाउट अफेक्टिंग अदर रिलीजन। ये एक बहुत अच्छे इंसान की खूबी है कि आप खुद एक रिलीजन को मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात यही है, मगर दूसरे को कुछ मत बोलो। इससे क्या होता है कि वो लोग जो ये समझते थे कि नहीं सब अच्छे हैं, वो भी अपने तरफ ओरिएंट हो जाएंगे कि नहीं हम अपना ही प्रमोट करेंगे। इसको कम्युनलिज्म बोला जाता है। फिर आते हैं कास्टिज्म के बारे में। कास्टिज्म तो आप पढ़े हो, दलित, वैश्य, शूद्रास, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, ये जो डिवीजन था जो आज चल नहीं रहा है, मगर आज भी हमारे यहाँ एक्सट्रीम मतलब पुरानी जगहों में जहाँ पे लिटरेसी लेवल अभी तक नहीं पहुंचा, जहाँ पे आज भी ये जो लोअर स्टेटा के लोग हैं अपने राइट्स नहीं जानते। ये नहीं जानते कि अगर आपको आज भी डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा है तो आपके लिए लॉज है, आपके लिए नेशनल कमीशन फॉर SC है, नेशनल कमीशन फॉर ST है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, एन नंबर ऑफ चीजें हैं गवर्नमेंट ने बना के दी है। आपकी हर साल रिपोर्ट जाती है, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में, ऐसा बहुत चीजें होती है। मगर ये जो दलित से, ये ज्यादातर मेन स्ट्रीम से ना होके डिस्क्रिमिनेशन के इतना ज्यादा शिकार हो गए कि ये प्रिफर करते हैं हम सोसाइटी से बहुत दूर रहे। और यहाँ पे इनको कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता नहीं है, जिसके कारण जो डेवलपमेंट का पेस है वो इनके लिए अभी भी बहुत स्लो है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। और ये तब ही होगा जब हम या आप हम पढ़ के ये समझाएंगे लोगों को, जितना ज्यादा पढ़ाएंगे
कि लिटरेसी करने से, लिटरेचर या फिर मैं ये बोलूं कि जितना ज्यादा लिटरेसी लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा हम डेवलप होंगे हर एक फील्ड में। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, यहां तक कि इनके लिए फॉर एग्जांपल ये अगर फार्मिंग करना चाहते हैं या मार्केट ओरिएंटेड करना चाहते हैं, लो परसेंट में इंटरेस्ट में इनको दी जाती है लोन्स, ताकि ये वर्क करें, मेन स्ट्रीम से जुड़े। इनके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है कि ये जितना ज्यादा हो सके लिटरेसी लेवल बढ़ाएं और गवर्नमेंट को या फिर इंडिया को हेल्प करें डेवलपमेंट में। दूसरा, इनके लिए दूसरी चीज ये, इनकी कल्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है। इनको ये ना लगे कि आपको, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो ऐसे लोग रहते हैं जो दूर रहते हैं या फिर मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रहते हैं, इनको ये लगता है कि इनका कल्चर बाहर वाले कल्चरल से अलग है और अगर इनका कल्चर गायब हुआ तो ये खुद नहीं रह पाएंगे। तो इंडिया आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक टीम है, मैं थोड़ा सा अच्छे से चीजें बता रहा हूँ आपको। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया करके एक होती है, ये प्रिजर्व करके रखती है कि कल्चर और हेरिटेज ऐसे लोगों का, नोमैडिक पीपल का। तो कास्टिज्म भी आ चुका है पॉलिटिक्स में, ये भी देखने मिल रहा है, क्योंकि कास्टिज्म, कम्युनिज्म, ये सब किसके बाय पार्ट्स, रिलीजियस। और इंडिया जो कि इतना रिच स्टेट है, वहां पे ये सब चीज आ रहा है और एट अ फास्टर रेट आ रहा है। और इसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए हमको, आपको गवर्नमेंट भी जरूरी नहीं कि हर बार करे, आप मैं सब मिलकर कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मैं जैसे प्रॉमिस किया था, पिछले 5 साल के जितने भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको इसके एंड में मिल जाएंगे, पीडीएफ, मतलब पीडीएफ बोलता हूँ, इस आखिरी वीडियो जैसे कमिट होगा 10 सेकंड के लिए वो क्वेश्चन आपके उसमें फ्रीज करके रहेगा स्क्रीन में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जब सिविक्स का मैं नेक्स्ट क्लास से आऊंगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 10 सेकंड में उसके पूरे आंसर रहेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस चैप्टर में यही कुछ समझना था, क्योंकि ज्यादा डीप में मत जाइए, ठीक है। जितना हो सके मैंने समझाने की कोशिश की कि क्या किसका क्या डेफिनेशन है। एक बार कम्युनिज्म का एक और डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। ये कम्युनिज्म का डेफिनेशन है। ये देखिए, कम्युनिज्म हैज बी अंडरस्टैंड इट इन अवर कंट्री इज ब्लाइंड लॉयल्टी। ब्लाइंड मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि बोलना क्या चाह रहा है एक्चुअली। ब्लाइंड लॉयल्टी टू वंस ओन रिलीजियस ग्रुप। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टूल टू मोबिलाइज पीपल फॉर और अगेंस्ट बाय रेजिंग एन अपील ऑन कम्युनल लाइंस। मतलब आप इंसानियत सिर्फ कम्युनिटी के बेसिस में बोल दिया, जो बोल दिया वो निकल लेंगे, ऐसा वाला। कम्युनलिज्म इज एसोसिएटेड विद रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड डॉगमेटिज्म। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज किए गए हैं, इसको आप एज अ डेफिनेशन यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल और सपोर्ट करने के लिए ऐसे थैंक यू। और इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे मैं कोशिश करूंगा ऐसे समझाने की। और हाँ, अब मैं थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीफर करना चाह रहा हूँ कि मैं तुमको और थोड़ा डेप्थ में समझाऊँ। तो कोशिश रहेगी कि कुछ कुछ चैप्टर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का रहेगा तो वो कम से कम 50 मिनट 40 मिनट का रहेगा। वीडियो को आखिरी तक देखो, अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर लो, ठीक है। सो थैंक यू।